Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So here we are again with the same chapter, Atoms and Molecules, class 9th chemistry, chapter number 3. So I hope you have revised the things we have done in the previous classes and you have start reading the NCERTs because NCERTs are very important. For 9th, 10th, 11th and 12th also NCERTs are very important. Alright then, so let's begin with this chapter, Atoms and Molecules. So in the last video we have discussed about atoms, परमाणु, पदार्थ, ये सब हमने डिस्कस किया था. किसने, कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से फिलोसोफर ने किस चीज़ को डिस्कवर किया, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था और हमने कुछ डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स भी देखे थे. सो आई होप आपने वो सब लर्न कर लिया होगा. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक. सो टेक आउट योर बुक्स NCERT एंड ओपन चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 30. Yes, we'll start with page number 33 today. What is an atom? So in the last video we have discussed atoms, molecules, particle, कैसे particle से atom बना. और atom क्या होती है? Smallest unit होती है जो कि indivisible होती है, ऐसा डाल्टन ने बोला था. अब हम देखते हैं what is an atom. So this page in your book, start reading. Have you ever observed a mass in building walls? From these walls a room and then collection of rooms to form a building. अब देखो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, ये भी तो छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज़ करके बहुत बड़ी वॉल, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज़ करके. व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक्स है. व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? इज इट स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड? सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स. देखो हर चीज़ एटम से बनी हुई है. हर चीज़, पार्टिकल क्या होता है, मैटर क्या होता है, जो भी स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम मैटर बोलते हैं. ऐसी हर चीज़ दुनिया में एटम से बनी है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी वॉल हो या ह्यूमन बींग्स हो, हम भी एटम से बने हुए हैं. हमारे अंदर भी डिफरेंट एटम्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे आयंस हैं. तो हर चीज़ एटम से ही बनी होती है. हाउ बिग आर एटम्स? अब एटम कितने बड़े हैं? देखो हमने कल पढ़ा था कि मैटर से एटम बनाना, मैटर एक बड़ी यूनिट है और मैटर को ही ब्रेक करके एटम बना था. ये सबसे छोटी यूनिट थी जो कि इंडिविजिबल थी. अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ एटम. एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर. आप सबसे छोटी चीज़ क्या इमेजिन कर सकते हो? एक सैंड का छोटा पार्टिकल, सॉल्ट का छोटा पार्टिकल, उससे भी छोटा होता है एटम. जितनी चीज़ें आप सबसे छोटी इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा होता है एटम. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper. अगर हम बहुत सारे एटम्स को एक साथ लगा देंगे ना तो फिर वो इतना पतला होता है कि ये जो शीट है ना पेपर की, इससे भी पतला बनता है. बहुत छोटा होता है एटम. देखो ये जो बुक में दिया हुआ है ना आपके, ये वाली जो टेबल दी हुई है इसमें दिया हुआ है, रेडियाई दी हुई है हमें और एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. नैनोमीटर होता है 1 मीटर में 10⁹ होते हैं. 10⁹ मीटर ये होता है नैनोमीटर. तो हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में. एटॉमिक रेडियाई इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. अब इसमें दी हुई है एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज होता है 10⁻⁻10. देखो 1 मीटर ही कितना छोटा होता है. अब इसकी भी 10⁻⁻10 ये होती है हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस. जैसे वाटर मॉलिक्यूल की दी हुई है, हीमोग्लोबिन की, देखो ग्रेन ऑफ सैंड की, एंट, एप्पल, इन सब की दी हुई है. तो कितना छोटा है, 10 की भी नेगेटिव पावर ऑफ 10. बहुत छोटा साइज होता है एटम का. वी माइट थिंक इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, वाई शुड वी केयर अबाउट देम. अब जब वो इतने छोटे हैं तो हमें उनका इतना क्या पढ़ना, उनके बारे में इतना क्यों पढ़ना जब वो इतनी छोटी चीज़ है. छोटी चीज़ का कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं. पर दिस इज़ बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. पूरी दुनिया एटम से ही बनी हुई है. वी मे नॉट एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू. देखो जैसे ये भी एक क्लोज रूम है, ये बोर्ड है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर कितने सारे पार्टिकल्स हैं. अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारे एटम्स हमें विजिबल होंगे, लेकिन सिग्निफिकेंटली हमें वो नहीं दिखते, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. Through modern techniques we can now produce magnified images of surface of elements showing atom. जैसे कि इस इमेज में भी दिख रहा है ना आपको, सिलिकॉन का है तो इसमें भी हमें एक इमेज दिख रही है. What are the modern day symbols of atoms? अब देखो कुछ सिंबल हैं जैसे एटम्स के, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये भी आपकी बुक में गिवन है. ये जो सारे सिंबल्स हैं बुक में,
ये सब आपकी बुक में गिवन है, ये आप यहाँ से लर्न कर लेना, ये इतना वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आते. नाउ डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. डाल्टन ही फर्स्ट थे जिन्होंने एटम नाम दिया था, और यही फर्स्ट है जिन्होंने सिंबल्स भी दिए हैं, सिंबल्स. So Dalton was the first scientist to give the symbols to these atoms. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. Now Berzelius, first scientist was Dalton. Second scientist Berzelius suggested that symbols of elements be made from one or two letter of the name of that element. Berzelius ने बोला था कि ये जो symbols है ना element के, वो पहले दो नाम से ही हो रहे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं ना, हीलियम है, हीलियम के लिए हम HE लिखते हैं. तो या तो पहला लेटर होना चाहिए या पहले दो लेटर. ये किसने बोला था? बर्जीलियस ने. बर्जीलियस. सिंबल किसने दिया था? डाल्टन ने. और ये किसने बोला था? बर्जीलियस ने, कि पहला लेटर होना चाहिए या पहले दो लेटर्स होने चाहिए फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट. In the beginning, the names of the element were derived from the names of the place where they were found for the first time. पहले क्या होता था, जहाँ से वो मिले हमने उसी के नाम पे रख दिया उसका नाम. जैसे सिलिकॉन है या कोई भी एलिमेंट है, अब हमने अगर किसी जगह से, स्पेसिफिक जगह से उसको एक्सट्रैक्ट किया है तो हम उस बेसिस पे उसके नेम्स को रखते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको या तो फर्स्ट लेटर लेंगे या फर्स्ट टू लेटर्स लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस. जैसे कॉपर का नेम साइप्रस से आया, तो कुछ सिमिलर है ना. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from English word meaning yellow, क्योंकि gold yellow color का होता है. Nowadays, IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, ये हम IUPAC नेमिंग करते हैं. ये 10th क्लास में आप स्टार्ट करोगे ये पढ़ना. IUPAC नेमिंग करते हैं हम. बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हम नेमिंग करते हैं. ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करती है सिम्बल्स को, एलिमेंट्स को और उनके यूनिट्स को. तो कौन अप्रूव करता है? IUPAC. Many of the symbols are the first one or two letters of the element name in English. जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ये तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट. और ये किसने बोला था? बर्जीलियस ने. एंड द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल और अपर केस एंड सेकेंड एज स्मॉल. जैसे फर्स्ट हमने कैपिटल में लिखा, सेकेंड हमने स्मॉल में लिखा. तो फर्स्ट हमेशा, अगर हम पहला ले रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल में लिख रहे हैं. अगर हम दो लेंगे तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल. जैसे हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का Al, तो A विल बी कैपिटल, L विल बी स्मॉल. सिमिलरली कोबाल्ट, कोबाल्ट को C और स्मॉल O लिखेंगे. C और स्मॉल O, ये होता है कोबाल्ट. ये कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, ये कोबाल्ट होता है. तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड स्मॉलर, अपर केस एंड लोअर केस. Now some symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing names later in the names. Examples, chlorine, zinc. अब देखो, हमने बोला कि बर्जीलियस ने बोला था कि या तो पहला लेना है या फिर दो लेना है. तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दो लेने हैं. क्लोरीन में, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो आप ये भी ले सकते हो. जिंक का सिंबल होता है Zn, तो हम ये भी लिख सकते हैं. ऐसा नहीं हमेशा पहले ही दो लेने हैं. Cl, Zn ऐसे भी लिख सकते हैं. Other symbols have been taken from the names of the elements in the Latin, Germany or Greek. For example, the name of iron is taken from the Latin word ferrous, ferrum or ferrous. Sodium from natrium, potassium from kalium. तो कुछ वर्ड्स हमने ग्रीक से भी लिए हैं, जर्मनी से भी लिए हैं, लैटिन से भी लिए हैं. तो सारे इंग्लिश के नहीं हैं अल्फ़ाबेट्स, कुछ ग्रीक, जर्मनी, लैटिन में भी हैं. Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. जैसे आप इस टेबल में देखेंगे आपको दिए हुए हैं एल्यूमिनियम के लिए An, आर्गन के लिए Ar, ये आप सब इससे लर्न कर सकते हैं. Now, the above table is given for you to refer whenever you want to study about elements. Do not bother to memorize all in one go. ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना वैसे वैसे लर्न होगा. आप बैठ के रटोगे तो ऐसे लर्न नहीं होगा. Rather you can do, just write down this and paste it in front of your study table. Wherever you study, just paste this table in front of your table or your almirah, wherever you want. With the passage of time and repeated usage, you will automatically be able to reproduce the symbols. धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे. अभी आपके इतने ज़रूरी नहीं है सारे सिम्बल्स लर्न करना. एक आप अपने टेबल के पास एक पीरियोडिक टेबल को ज़रूर पेस्ट करिए और इस टेबल को भी. वैसे पीरियोडिक टेबल में भी सारे सिम्बल्स होते हैं. आप बस एक पीरियोडिक टेबल अपनी
स्टडी टेबल के पास लगा लीजिए, उससे आपको सब लर्न हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी, सिंबल्स भी, सब लर्न हो जाता है उसी से। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। अब देखो हमने एटॉमिक नंबर पढ़ना है, एटॉमिक मास, हर एटम का डिफरेंट मास होता है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। ये भी किसने दिया है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने ही हमें एटॉमिक मास के बारे में भी बताया है। तो डाल्टन ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं केमिस्ट्री में। एटॉमिक मास किसकी थ्योरी से आया? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी gave the concept of atomic mass, यानी एटम का मास, एटम का कितना मास है, हाइड्रोजन का कितना मास है, हीलियम का कितना मास है। ओके, सो लेट्स रीड। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। देखो हर चीज़ का मास अलग होता है। ह्यूमन बींग्स को ही कंपेयर करें तो हर ह्यूमन बींग का मास अलग होता है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स और प्लांट, हर चीज़ का मास डिफरेंट होता है। ऐसी एटम्स का भी मास डिफरेंट होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन so well that scientists were prompt to measure the atomic mass of an atom. Did you remember the constant proportion? कि हर चीज़ प्रोपोर्शन की सेम रहेगी। जैसे H2 है तो उसका प्रोपोर्शन 1:8 है। अगर आप कहीं से भी पानी लोगे पूरी दुनिया में तो उसका प्रोपोर्शन 1:8 ही रहेगा। हाइड्रोजन का 1 रहेगा, ऑक्सीजन का 8, 1:8। Since determining the mass of an individual atom was a relative difficult task, relative atomic mass were determined using the laws of chemical combination and the compounds form. अपना एक स्पेसिफिक एटम का मास निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। रिलेटिव का मतलब उसके कंपैरिजन में उसका मास कितना है। सपोज किसी स्टूडेंट का मास 40 kg है, किसी स्टूडेंट का मास 60 kg है, किसी का 80 kg है, तो हमने 60 kg को एक रिलेटिव मास मान लिया। तो इसका रिलेटिव मास से 20 कम है, इसका रिलेटिव मास से 20 ज़्यादा है। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एक ग्राम को आपको कुछ रिलेटिव मानना है, एक मास को, उससे फिर कंपेयर करना है, इसका 20 कम है, इसका 20 ज़्यादा है। ये एक स्टैंडर्ड होता है, फिक्स्ड होता है ये। इससे जो जिससे भी आप कंपेयर करना चाहते हो, जो भी मोस्ट कॉमन होता है उसको हम रिलेटिव लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वाज observed experimentally that 3 gram of carbon combined with 4 gram of oxygen to form CO. अब ये जो CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है? 3 grams of carbon, C plus O will give you CO. So 3 grams of carbons and 4 grams of oxygen are combining to form carbon monoxide. In other words, carbon combines with 4/3 times of its mass of oxygen. अब कार्बन का मास कितना है? 4/3। इससे कंपेयर करेंगे तो 4/3 है ना इसका मास। 4/3 × 3 अगर कर देंगे तो किसका मास आ जाएगा? ऑक्सीजन का आ जाएगा 4 ग्राम। तो इसका इससे 4/3 है, तो हमने कंपेयर किया है कि किसका मास कितना किससे ज़्यादा है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, earlier abbreviated as AMU, but according to the latest IUPAC recommendation it is now written as U only. Earlier we used to write AMU, but now U only. Atomic mass unit as equal to the mass of one carbon atom, that we would assign carbon as an atomic mass of 1U, oxygen as an atomic mass of 1.33U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole number as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relative due to 2 reasons. देखो वैसे ना सबसे स्टैंडर्ड हम कार्बन का लेते हैं, कार्बन से ही हम कंपेयर करते हैं 1/12 करके, 1/12 मास ऑफ कार्बन। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या यूज़ किया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1/16 से कंपेयर किया था उन्होंने। ऑक्सीजन को 16, देखो O2 होता है ना, तो O2 का मास 16 ग्राम्स होता है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 16 ग्राम। O2 का कितना होगा? 32 ग्राम। तो इसलिए हमने ना 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमें किसी भी चीज़ से कंपेयर करना है ना तो हम हमेशा 1/16 लिखेंगे। अगर हमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपेयर करना है तो 1/16। पहले इन्होंने ऑक्सीजन को लिया था। अब ऑक्सीजन को लेने के 2 रीजंस थे।
ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। हमने ऑक्सीजन ही क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर जाती है काफ़ी सारे एलिमेंट से और कंपाउंड बना लेती है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। इसने अदर जो जितने भी एटम्स थे उनके मास को होल नंबर्स की रेशियो में दिया था, इसलिए हमने ऑक्सीजन को प्रेफर किया, लेकिन ऑक्सीजन को हमने नहीं रखा, फिर ये डिसीजन चेंज हुआ। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass. तो जैसे हमने देखा था ना, अगर किसी का वेट 60 kg है, किसी का 40 है, किसी का 80 है, तो हमने इससे कंपेयर किया, इसको हमने स्टैंडर्ड मास रखा था, ये था हमारे लिए स्टैंडर्ड मास। अब हमने इससे कंपेयर किया कि ये -20 है, 20 कम है, जितना स्टैंडर्ड मास होना चाहिए इस बच्चे का उतना स्टैंडर्ड मास नहीं है। इसका कंपेयर किया तो इसका स्टैंडर्ड मास से ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, होना कितना चाहिए, आइडियली 60 होना चाहिए। ऐसे ही हमने कार्बन का लिया था, कार्बन-12 आइसोटोप। अब इसके ही मास से हम बाकी सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करेंगे। जैसे इससे किया ना, -20 कम है, +20 ज़्यादा है, कार्बन के 12 आइसोटोप से ही हमको सारे एटम्स का मास कंपेयर करना है। देखो कैसे करना है। स्टैंडर्ड रेफरेंस, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर आपको किसी भी और एटम का मास निकालना है तो वो 1/12 होगा मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के ना आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन-12 आइसोटोप लेना है। अगर आपको किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है तो वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड मास है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेशंस करनी है। The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. जितने भी एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किए वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए, कार्बन-12 आइसोटोप। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। जैसे आप लोग ने देखा होगा, आप फ्रूट सेलर्स के पास जाते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं ना उनके पास। अगर आपको 1 kg चाहिए तो वो 1 kg की एक स्टैंडर्ड यूनिट रखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 kg मिलेगा ना। वो 2 kg तो नहीं रखता। अगर आपको 1 kg चाहिए तो वो क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। वो जो आप वो यूज़ करते हैं वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है 1 kg के लिए। 2 kg चाहिए तो 2 kg का, तो ये सब स्पेसिफिक होता है। ऐसे ही कार्बन-12 का हमने एक स्टैंडर्ड लिया। So imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and says this has mass equal to 12 units. उसके पास कोई स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए कुछ भी यूनिट नहीं है। उसने एक वाटरमेलन लिया और उसने क्या बोला कि इसका कितना मास है, 12 यूनिट के बराबर इस वाटरमेलन का मास है। 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट, यानी उसके बदले आपको 12 और फ्रूट्स मिल सकते हैं, क्योंकि उन जो एक वाटरमेलन है उसका 12 यूनिट जितना मास है। अगर आपको एक फ्रूट चाहिए तो सपोज 1 यूनिट का एक फ्रूट है, तो आपको कितने फ्रूट्स मिलेंगे, 12 फ्रूट्स। तो उसने उसको उस वाटरमेलन की 12 यूनिट से कंपेयर किया है। He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of 1 piece of watermelon. अब देखो उसने 12 पीसेस बना दिए हैं वाटरमेलन के। अगर किसी को 10 फ्रूट्स चाहिए तो वो 10 पीस रखेगा तराजू के उस साइड पे, और इधर भी आपके लिए 10 फ्रूट्स रखेगा, तो आपको 10 फ्रूट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे केजी और ग्राम्स का उसने कैलकुलेशन नहीं किया, उसने उस 10 पीस के अकॉर्डिंग आपको 10 पीस दे दिए हैं। अगर आपको 5 पीसेस चाहिए तो वो यहाँ पे 5 पीसेस रखेगा, आपको 5 पीसेस मिल जाएंगे। 1 चाहिए 1 रखेगा। तो उसने उस वाटरमेलन के एक पीस को एक यूनिट माना है और उसके ही अकॉर्डिंग वो आपको दूसरा फ्रूट सेल करेगा, चाहे वो मैंगो हो, टमाटो हो, एप्पल हो, कुछ भी हो। अगर एक यूनिट यहाँ रखा है तो एक यहाँ रखेगा, 2 यहाँ रखे तो 2। इसके अकॉर्डिंग उसने कंपेयर किया। He makes 12 pieces and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of 1 piece of watermelon. Now he sells his fruit by relative fruit mass unit. ये relative है ना, relative का मतलब जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करो, उससे उसने कंपेयर किया। एक जो पीस था वाटरमेलन का, उसके बदले आपको एक और कोई भी फ्रूट मिलेगा, as you can see in your figure also. Similarly, the relative atomic mass of an atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 mass of 1 carbon atom. तो अब हमने कार्बन-12 एटम को एक रिलेटिव मास लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे एटम्स का मास डिसाइड होगा। तो ये क्या होता है, एवरेज होता है मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन-12 एटम। तो कार्बन-12 एटम क्या है, एक रेफरेंस है। ये रेफरेंस रखा हमने। जैसे यहाँ पे 1 पीस 2 पीस 12 पीसेस रेफरेंस थे,
ऐसे ही जो कार्बन 12 एटम है, ये जो आइसोटोप है, इसको हमने रेफरेंस रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारे एटम्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 AMU कितना होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 AMU और 1 U, 1 U इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन, ये होता है 1 U या 1 AMU, क्योंकि ये तो यूनिट होती है ना, दिस इज द यूनिट, और इस यूनिट का मतलब कितना है, 1/12 मास ऑफ कार्बन। तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यू विल बी द यूनिट। जैसे यूनिट्स होती है ना, जूल्स होती है, केजी होती है, ऐसी एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, यू। तो 1 U, एक यूनिट में कितने हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। नाउ हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब हमने देखा मास तो हमको कार्बन से ही कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन से नहीं करना। पहले साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन सोचा था, लेकिन बाद में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये आया है, कार्बन 12 का यूज़ करना है। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, क्या वो आइसोलेटेड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयन बनाते हैं। अब आयंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, O2 माइनस बना लेगा, O2 प्लस, तो ये डिपेंड करता है वैलेंसी पे। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डोनेट कर देता है। जब भी कोई डोनेट करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये आयंस का डिपेंड, ये आयंस बनना किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आप क्लास 10th में पढ़ोगे, आयंस कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, उससे आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। These molecules or ions aggregate in large numbers to form matter that we can see, feel or touch. So atoms cannot exist alone. They will either form molecules or ions. और ये molecules और ions exist करते हैं। Now molecule क्या होता है, हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं molecule, element, compound। तो अब molecule क्या होता है। atom देखा हमने क्या होता है, ये single होता है atom, but ये free state में तो exist कर ही नहीं सकते, तो इनको combine होना पड़ता है। O2 बनेगा, O कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, O2 करता है। तो अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इन अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। देखो ये एटम है ना, जब 2 एटम्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते फ्री स्टेट में इंडिपेंडेंटली, दे कैन नॉट एग्जिस्ट, सो दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। Yes, so they that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। तो इनमें कौन से forces होते हैं, attractive forces होते हैं। chemically ये दोनों bonded होते हैं, जो कि बहुत strong bond होते हैं। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of independent existence। तो ये किसी भी element या compound का सबसे छोटी unit क्या होती है, molecule होती है। देखो एक बार हम फिर से देखते हैं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है एटम, ये एटम है। अब एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड या एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूल होता है। जैसे कंपाउंड होता है ना H2O, अब इसमें 2 डिफरेंट अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो अब इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। O2 तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ये प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएंगी तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया सब्सटेंस बन गया, ये उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। या तो सेम एलिमेंट के कंबाइन होंगे या डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होंगे, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ, रिमेंबर जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन, atoms of same element or of different element can join together to form molecule. So molecule can combine to form element or compound.
मॉलिक्यूल दोनों चीज़ें बना सकता है, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। और ये जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट के ज्वाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या तो सेम के होंगे या डिफरेंट के होंगे। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अब आता है एलिमेंट क्या होता है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के वो सेम टाइप के होते हैं। एलिमेंट का मतलब है सेम टाइप, एलिमेंट होता है सेम टाइप का, और कंपाउंड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये होते हैं डिफरेंट। अब देखो इनमें क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में हम डिफरेंस देखते हैं फटाफट से। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम of that element, but this is not the case with most of the non-metals. For example, molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen and hence it is known as diatomic. जब ये बना 2 तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं। 2 एटम्स हैं इसीलिए डायटोमिक बोलते हैं। डाई मीन्स 2 एटम, 2 एटम, सो डायटोमिक। जब ये दोनों सेम होते हैं तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट होते हैं। सेम एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। अगर 3 एटम्स कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के, O प्लस O प्लस O, तो ये क्या बनाएगा, O3। ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक। 3 है तो ट्राई एटॉमिक, एटॉमिक क्योंकि ये तीनों एटम है। 3 एटम जब कंबाइन हुए तो क्या बनाया, ट्राई एटॉमिक बनाया। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3, क्योंकि इसमें 3 एटम है। एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन किए। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं दैट इज द एटॉमिसिटी। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। नाउ यू कैन सी द एटॉमिसिटी हेयर इन दिस टेबल। आर्गन की एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक, यानी एक होता है सिंगल। आर्गन कंबाइन नहीं करेगा, हीलियम भी कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि ये नोबल गैसेज होती है। नोबल गैसेज जनरली अनरिएक्टिव होती है तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती। ऑक्सीजन डायटोमिक, हाइड्रोजन H2 डायटोमिक, नाइट्रोजन N2 डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक Cl2, फॉस्फोरस P4 टेट्राएटॉमिक, सल्फर पॉलीएटॉमिक। सल्फर की बहुत सारी वैलेंसी होती है। तो एलिमेंट क्या हो गया, जो सेम एटम से कंबाइन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता है जब एटम्स ऑफ डिफरेंट कंबाइन टुगेदर, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं H2O, NH3, CO2, ये होते हैं मॉलिक्यूल। अब याद रखना है मॉलिक्यूल्स हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, इसमें 1:8 होता है, तो ये इसी प्रोपोर्शन में कंबाइन करके बनाते हैं। तो क्या होते हैं, कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स होते हैं जो सेम एटम्स कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, NH3, ये सब होते हैं कंपाउंड। क्योंकि देखो 2 अलग अलग एटम है ना, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो 2 डिफरेंट चीज़ें कंबाइन कर रही हैं तो वो क्या बनाती है, कंपाउंड बनाती है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। याद रखना डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं ये। तो ये था डिफरेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टडी दिस ऑल्सो, व्हाट इज एन आयन। अब हमने देखा था ना, या तो वो एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं या वो आयंस बनाते हैं। अब देखो आयंस कैसे बनाते हैं। कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। अब ये ना कुछ चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना। अगर किसी चीज़ में से नेगेटिविटी कम हो रही है, यहाँ से नेगेटिविटी कम हो रही है ना, क्योंकि उसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो उस पर खुद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ रही है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन खुद ही एक नेगेटिव स्पीशीज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। ये होता है आयंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Na+। दिस प्लस इंडिकेट्स दैट सोडियम हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। Cl-, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट क्लोरीन हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन।
अब ये इसने क्यों डोनेट किया, इसने क्यों एक्सेप्ट किया, ये सब आपकी 10th क्लास में है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जो भी आउटर शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो वो डोनेट कर देते हैं, अगर कम होते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। सो कंपाउंड composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. charged species या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, दोनों को हम आयन बोलेंगे। वैसे नाम डिफरेंट होता है, कैटायन और एनायन, बट इन दोनों को हम आयंस ही बोलते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आयंस may consist of a single charged atom or a group of atom that have a net charge on them. कुछ भी हो सकता है, तो ग्रुप ऑफ एटम हो, सिंगल हो, मॉलिक्यूल हो, किसी पे भी चार्ज हो सकता है। An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called anion. नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? anion. पॉजिटिव को बोलेंगे कैटायन। तो नेगेटिव को बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन। अब देखो लर्न करने के लिए भी इजी ट्रिक है। पॉजिटिव में टी आता है तो कैटायन, नेगेटिव में एन आता है तो एनायन, कैटायन एनायन। Take for example sodium chloride NaCl. Its constituent particles are positively charged sodium Na plus and negative charge chlorine Cl minus. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. जैसे देखो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, कुछ टेबल्स में पॉलीएटॉमिक होते हैं जिसमें बहुत सारे होते हैं। And you will learn more this in chapter 4. So all right then, that's all for today. Keep revising the things and do let me know in the comment section if अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में या आपके कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन। यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर masses of H2O2Cl2. A question in your book, page number 40. Here, you have to give me the answer in the comment section. Calculate the molecular mass of H2O2Cl2. Only 3. H2O2 and Cl2. Just tell me the answer in the comment section. And that's all for today. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one. And if you want more updates, you can join the Telegram group. If you're liking the videos, do comment down below and like the video. That's all for today. Thank you. Bye bye. See you in the next one.